हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की यूनिट चल रही है, सामाजिक संस्थाएं वाली यूनिट। ठीक है, तो उसमें अब बच्चे ने जन्म लिया परिवार में, उसको परिवार के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, तो अब उसकी मैरिज की एज हुई। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विवाह। विवाह क्या है, संस्था है, समिति है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम इसकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए तो विवाह एक संस्था है। ठीक है, परिवार क्या था, परिवार कभी भी पूछता है तो परिवार एक समिति है, क्योंकि लोग परिवार के सदस्य होते हैं। लेकिन विवाह जो है कुछ नियमों का और कुछ कार्यप्रणालियों का एक संगठन है। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये समिति, क्योंकि इसके सदस्य हम नहीं हो सकते। इसका एक निश्चित प्रतीक है, प्रतीकों के माध्यम से ये व्यक्त होता है। एक तरीके की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति और नियमों का संग्रह, ये होता है विवाह। शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो विवाह का मतलब होता है, अगर शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से देखें कि जो विवाह शब्द है ये कहाँ से बना, तो ये उद्दोह शब्द से बना। ठीक है, उद्दोह का अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। मतलब जो विवाहित स्त्री है उसको उसके पति के घर ले जाना, ये है विवाह, उद्दोह शब्द से बना है। तो क्यों करते हैं हम विवाह? तो मनुष्य की कुछ प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी नीड्स होती हैं, जो फिजिकल नीड्स होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए विवाह रूपी संस्था का गठन किया गया। क्योंकि जब विवाह नहीं था तो आपने देखा होगा, जब परिवार आपने पढ़ा तो प्रारंभ में क्या था, एकदम मतलब कोई भी परिवार वगैरह नहीं थे। तो समरक्त परिवार टाइप के प्रारंभ में आए, कामाचार की स्थिति थी, तो कोई नियम नहीं थे। तो इसके लिए समाज के लोगों ने सोचा कि कुछ चलो नियम बनाते हैं, कुछ विधान बनाते हैं, जिनके आधार पर ये जो प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताएं हैं इनको एक सामाजिक आधार दे दिया जाए। उसमें भी इंसान के अंदर एक पवित्रता वाली, उसको भी कर्तव्य से, उसको भी दायित्व से जोड़ दिया। क्योंकि ऐसे तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप टाइप के होते हैं, या फिर ऐसे ही आप किसी के साथ में रह रहे हो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए, तो वहाँ पर आपका कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सामाजिक जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इससे तो फिर समाज में अराजकता फैल रही है, कोई भी नियम नहीं रह जाएंगे ना। तो फिर उन्होंने नियमों, कार्यप्रणालियों के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें इसे एक पवित्र बंधन का नाम दे दिया गया, जहां पर कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही बना दिया गया कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह कर रहे हो, आपको सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ेंगे। क्योंकि जब एक कोई स्त्री या कोई पुरुष विवाह करता है तो सिर्फ वो उसी से विवाह नहीं करता, बल्कि उसके जो परिवार वाले हैं उनसे भी उनका नाता जुड़ जाता है, उसके जो रिलेशन वाले हैं उनसे भी उनका रिश्ता जुड़ जाता है। तो बहुत सारे सामाजिक दायित्व, बहुत सारे सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उसको जोड़ दिया गया कि आपको ये सब भी पूरा करना है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो बोगार्ट्स ने कहा है, विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। एक कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, तो वो किस तरीके से सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा कि मतलब पहले क्या होता था, पहले के टाइम में ब्रह्मचर्य का जो होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो पहले विवाह से पूर्व लोग कहाँ रहते थे, गुरुकुल में रहते थे। तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते थे। तो किस तरीके से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है विवाह। किसने कहा? बोगार्ट्स ने। वहीं पर WHR रिवर्स यानी प्रोफेसर रिवर्स, इन्होंने बताया कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। जैसा मैंने अभी समझाया कि यदि हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं उनको हम नियमों में नहीं बांधते तो फिर समाज में अराजकता फैल जाती, कोई नियम ही नहीं रहता, कोई कुछ भी करता। तो इसलिए नियम बना दिए गए और उनको नियमित कर दिया गया और उसे एक संस्था का नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया विवाह। ये परिभाषा दी प्रोफेसर रिवर्स ने। वेस्टरमार्क ने कहा
एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वो संबंध जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। देखो, इन्होंने इसको सामाजिक आधार भी इसका समझा और साथ में इसके कानूनी आधार की भी बात करी। इनकी परिभाषा का अगर हम एनालिसिस करें तो इन्होंने कहा कि एक या एक से अधिक पुरुष हों, एक या एक से अधिक स्त्रियां हों। तो एक तरीके से समूह विवाह की भी बात कर रहे हैं, बहुपति विवाह की भी बात कर रहे हैं और एक विवाह की भी बात कर रहे हैं। मतलब ये किसी भी तरीके का हो सकता है। फिर जिसको प्रथा या तो स्वीकृति दे, प्रथा यानी सामाजिक पक्ष, और कानून जो हो गया वैधानिक पक्ष, या तो प्रथा के द्वारा हो रहा है या कानून के द्वारा। जैसे या तो समाज ने करवा दिया या फिर आपने खुद की मर्जी से कानून के थ्रू कोर्ट में किया, तो वो भी दोनों ही। तो जिसे या तो प्रथा स्वीकृति दे या फिर कानून स्वीकृति दे। और फिर ये जो एक संगठन बनेगा, इसमें दोनों पक्षों और उससे जो भी उत्पन्न बच्चे हैं उनको वैध माना जाए, उनको अधिकार मिले और साथ में उनको सामाजिक कर्तव्य भी दिए जाए, तो उनको वैध माना जाए। ऐसे तो उनको अवैध माना जाए, लेकिन जब ये संस्था में वो आ गए उसके बाद जो उनके बच्चे हुए तो उनको वैध माना जाए। तो एक तरीके से उनको वैधता देने के लिए ये चीज की जाए। और उसको स्वीकृति कौन दे रहा है? सामाजिक पक्ष और वैधानिक पक्ष, यानी प्रथा और कानून दोनों ही स्वीकृति दे। मजूमदार और मदान ने बताया कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। तो इन्होंने भी वही सेम चीज, एक तो वैधानिक पक्ष रख दिया और दूसरा धार्मिक आयोजन मतलब सामाजिक पक्ष। धार्मिक आयोजन जैसे कि नॉर्मली जो मैरिज होती है तो वो सामाजिक पक्ष के उन्होंने रखा, और दूसरा कानूनी तौर पर जो मैरिज होती हैं तो उनमें सामाजिक स्वीकृतियां समाहित होती हैं। उनसे जो संबंधित जो रिश्ते बनते हैं उनको वैधता दी जाती है, उनको अधिकार, मतलब उनको अधिकार दिए गए, यानी उनको वैध मान लिया गया। लूसी मेयर ने कहा कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। अब इन्होंने सीधे तौर पर दे दिया कि बच्चों की जो वैधता है उनको स्वीकृति देने के लिए ये किया जा रहा है। मतलब जो बच्चे हो रहे हैं उनको समाज स्वीकृति दे दे कि हाँ ये आपके ही बच्चे हैं और ये सही हैं, ये चीज़ गलत नहीं है, नियमों के द्वारा आपने किया, तो वो चीज़ उसको वैधता देने के लिए, तो ये चीज़ इन्होंने बताई। जॉनसन ने कहा कि विवाह एक स्थायी संबंध है जिसमें पुरुष और स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। एक ऐसा स्थायी संबंध, देखो अगर आप हिंदू विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखो तो जब तक ये जो वैधानिक सामाजिक वैधानिक नियम थे ये नहीं आए थे, तब तक हिंदू विवाह को एक अटूट रिश्ता माना जाता था। आज भी देखा जाए तो ये प्रथा प्रचलित है कि ये स्थायी है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। बोला जाता है ना कि 7 जन्मों का रिश्ता, जन्म जन्म का रिश्ता। तो ये चीज स्थायी संबंध जिसमें पुरुष और स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोते हैं बल्कि उनको सम्मान मिलता है और प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की उनको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, समाज उनको स्वीकृति देता है। फिर अब हम देखते हैं कि क्यों किया जाता है विवाह रूपी जो संस्था है, वो क्यों उसका निर्माण हुआ। उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे मेलिनोव्स्की ने कहा कि विवाह बच्चों के प्रजनन और देखभाल हेतु एक समझौता है। मेलिनोव्स्की ने इसको एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि ये कोई धार्मिक या सामाजिक वो नहीं है, सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों की अच्छे से देखभाल हो सके और संतानोत्पत्ति के द्वारा जो वंश परंपरा है या फिर जो समाज है उसकी जो मानव शक्ति है उसमें वृद्धि हो सके। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बता दिया। मजूमदार और मदान ने बताया कि विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो व्यापक स्तर पर सामूहिक दृढ़ता को पोषण मिलता है। अब इन्होंने एक तरीके से जो इसके उद्देश्य हैं इसको विस्तृत कर दिया। एक तो इन्होंने व्यक्ति के उद्देश्य रखे कि व्यक्ति स्वयं क्यों करता है, और दूसरा उन्होंने समाज का पक्ष रखा
कि समाज क्यों स्वीकृति देता है। मतलब व्यक्ति तो करना चाह रहा है लेकिन फिर समाज उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। तो व्यक्ति क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी फिजिकल एंड उसकी जो इमोशनल जो उसकी कुछ नीड्स हैं उसके लिए वो करना चाह रहा है। और जो समाज है वो क्यों स्वीकृति दे रहा है, ताकि उससे समाज में संगठन बना रहे, कोई तरीके की अराजकता ना आए, कोई अव्यवस्था ना फैले। मर्डॉक ने बताया कि विवाह के उद्देश्य को हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। मर्डॉक की पुस्तक का नाम क्या है मैंने बताया था, आपको याद होगा, कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और बताया कि 3 उद्देश्य होते हैं विवाह के। एक होता है यौन संतुष्टि, यानी जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए। सेकंड होता है आर्थिक सहयोग, जैसे पहले क्या होता था, खेती की जाती थी तो अकेला एक आदमी तो नहीं कर सकता ना, तो साथ में फिर उसकी स्त्री हो गई, फिर उसके बाद उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, तो इस तरीके से एक पूरा परिवार बना और वो लोग मिलजुल करके आर्थिक सहयोग के लिए। तो दूसरा उद्देश्य होता है आर्थिक सहयोग। तीसरा क्या है, संतानों का समाजीकरण और पालन पोषण, मतलब ठीक तरीके से हम बच्चों का लालन पालन कर सकें, उनको ठीक तरीके से संस्कार दे सकें, उनको शिक्षा दे सकें। क्योंकि जब हमने खुद ही नियम तोड़े पड़े हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, और जब हम नियमित होकर के चीज़ें कर रहे हैं, हमने नियम नहीं तोड़े हैं, तो हम उनको एक अच्छी सीख दे सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो संतानों का सही तरीके से समाजीकरण हो और उनका सही तरीके से हम पालन पोषण कर पाएँ, समाज हम पे उंगली ना उठाए, इसके लिए ये चीज़ होती है, विवाह को मान्यता दी जाती है। तो अगर हम जनरल अर्थ में बात करें इसके उद्देश्यों की, सामान्य उद्देश्यों की, तो हम कह सकते हैं कि एक तो होता है बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण, कि उनको हम सही तरीके से पाल पोस सकें। दूसरा होता है संतानों की वैधता, यानी समाज उसको स्वीकार करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको अवैध माना तो फिर बाद में हम पे भी उंगली उठ रही है और बच्चों को भी बहुत कुछ सुनना पड़े। तो एक तो पालन पोषण हो गया, फिर दूसरा हो गया उसको वैधता, तीसरा होता है समाज में एक तरीके का संगठन बना रहे, जो विघटन की स्थिति आती है, जो अराजकता की स्थिति आती है वो ना आए। सामाजिक नियंत्रण में भी ये चीज़ काफ़ी हद तक सहायक साबित होती है। प्लस अगर हम इसको हिंदू परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत सारे कर्तव्यों और बहुत सारे अधिकारों का संयोग है। आपको काफ़ी सारे अधिकार मिलते हैं, प्लस आपको इसके साथ में बहुत सारे कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जो कि सामाजिक कर्तव्यों को व्यक्ति पूरा करता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी ये एक आवश्यक चीज़ होती है। तो ये सब मेन उद्देश्य हैं जिनकी वजह से, जिनसे प्रेरित होकर के व्यक्ति मैरिज करता है। अगला जब लेक्चर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे विवाह के कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विवाह पाए जाते हैं। जैसे जनजातियों में कुछ अलग टाइप के मैरिज होती हैं, हिंदू मैरिज थोड़ा सा अलग टाइप की होती हैं, मुस्लिम मैरिज थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, मतलब सभी जगह पे हल्का हल्का डिफरेंट टाइप का मैरिज देखने को मिलती है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार परिभाषाएं पूछ लेता है और कई बार परिभाषाओं के अर्थ को, मतलब क्या पूछ रहा है उसमें, तो परिभाषाओं के अर्थ को डायरेक्ट पूछ लेता है, उस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। तो इसको आप सही से पढ़ लीजिए, सही से याद कर लीजिए। मेनली ये है याद करने वाला काम, इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है। एंड कल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद करने के साथ साथ समझने वाला काम भी होगा। तो जैसे कल मैं बोल रही थी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको समझ के करने होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है, आपको याद भी करना है, प्लस आपको समझते हुए भी चलना है। तो ऐसे ही अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आज के वीडियो में, वो बुक आपको यदि पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।